तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कहता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली काम करती है। कैसे? डेटा को ये एक्सेप्ट करती है, उसको स्टोर करती है, फिर उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करती है, फिर वहां से हमें कुछ आउटपुट मिलता है, हमें रिपोर्ट्स की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। मतलब हमारे पास सबसे पहले डेटा को एक्सेप्ट किया जा रहा है, उस डेटा के ऊपर फिर प्रोसेसिंग होती है, देन हमको आउटपुट मिलती है रिपोर्ट्स की फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में। फिर हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर है इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सिंपल से ये कंपोनेंट आप लोग पहले भी स्टडी करते थे, वही कंपोनेंट अभी अपने को फिर से स्टडी करने को मिल रहा है। क्या? सबसे पहले है हमारे पास इनपुट यूनिट। 3 कंपोनेंट है इनपुट यूनिट की फॉर्म में। सेकंड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है मेमोरी, फिर एएलयू बोले तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो थर्ड है वो है कंट्रोल यूनिट। फिर थर्ड कंपोनेंट कौन सा है हमारा? आउटपुट यूनिट। मतलब जो कंप्यूटर के 3 मेन कंपोनेंट है वो है इनपुट यूनिट, सीपीयू एंड थर्ड वन इज द कंट्रोल यूनिट। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो ग्राफ को हम कैसे देख सकते हैं? ये हमारी इनपुट यूनिट, ये हमारी आउटपुट यूनिट, और ये पूरा का पूरा हो गया हमारा सीपीयू। सीपीयू के अंदर इन्होंने क्या बताया? 3 कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड द मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट के अंदर हमारा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट भी कह सकते हैं, इसको ऑक्सिलरी स्टोरेज यूनिट भी कह सकते हैं, या मास स्टोरेज यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा का पूरा एक ग्राफ दिया हुआ है, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। इनपुट, फिर यहां पर पूरा प्रोसेसिंग, मेमोरी का काम, अर्थमेटिक्स का काम, लॉजिक्स का काम, सारा काम, कंट्रोल का काम, सारे काम होते हैं। फिर वहां पे हमको वापस बाद में क्या मिलता है? हमको मिलता है यहां पर आउटपुट। सबसे पहले अगर हम बात करें इनपुट यूनिट की, तो इनपुट यूनिट के अंदर क्या आएगा? इस यूनिट के अंदर हमारे पास वो डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करा सकते हैं। ये यूनिट हमारी हेल्प करती है ताकि यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाए। जैसे मेरे पास ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं? बटन दबाते हैं और हमारे पास डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है। माउस है, माउस की हेल्प से क्या करते हैं? हम डेटा को एंटर कराते हैं। तो ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस होती है। ये जो डिवाइसेस हैं हमारी इंटरेक्शन करने के काम आती है, मतलब इनकी हेल्प से हम कंप्यूटर के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। तो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस है, और इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर डिस्क्राइब्ड एज ऑनलाइन व्हेन दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू, व्हेन दे आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली दे आर डिस्क्राइब्ड एट द ऑफलाइन। जब वो कनेक्टेड होती हैं सीपीयू से तो उनको ऑनलाइन, अदरवाइज को ऑफलाइन बोलते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस में क्या आता है? सिंपल सी बात, 2 डिवाइसेस मैंने आपको बता दी। जैसे कीबोर्ड बताया मैंने आपको, माउस के बारे में बताया। इसी तरह से हमारा एक लाइट पेन होता है, स्कैनर होता है, वॉइस सिंक्रोनाइजर होता है, कार्ड रीडर होता है, डिजिटाइज होता है, फ्लॉपी ड्राइव होता है, कार्टिज होता है, पेन ड्राइव, ओसीआर, ओएमआर, टेप ड्राइव। ये सारे के सारे हमारे कौन से हैं? इनपुट डिवाइसेस के नेम हैं। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस के जो फंक्शंस हैं, फंक्शन इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। डेटा को एक्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन देने के काम आता है, यहाँ से यूजर इससे काम कराता है, और ये इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है, सप्लाईज करता है, और यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक का काम करता है। मतलब जैसे मान लो मुझे कंप्यूटर से काम करवाना है, तो कैसे काम करवाऊंगा? ये काम कराने का एक तरीका है, ये मेरे लिए एक लिंक है। तो ये मेरे लिए एक ये साधन है, मेरे लिए एक लिंक है, जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूं? कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा हूं। कीबोर्ड मेरे लिए क्या है? लिंक है। कीबोर्ड से मैं कुछ भी नेम लिखता हूं तो मेरे को क्या कर रही है? इंटरेक्ट करने के काम आ रहा है। तो ये एक लिंक है, तो लिंक प्रोवाइड कर रहा है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। दोज आर द इनपुट डिवाइसेस। इसी तरह से अगर हम बात करें कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर से आउटपुट की फॉर्म में रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो आउटपुट भी एक लिंक है कंप्यूटर और यूजर की फॉर्म में बीच में, क्योंकि कंप्यूटर से अगर हमको कुछ रिजल्ट देखना है तो कैसे दिख रहेगा? या तो एलईडी के ऊपर देख लो, स्क्रीन के ऊपर देख लो, या आपने क्या किया? प्रिंटर से प्रिंट ले लिया। तो आपको ये आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कह सकते हैं। जैसे लाइन प्रिंटर है, डॉट मैक्सी प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, कलर ग्राफिक टर्मिनल, ग्राफ प्लॉटर, फ्लॉपी ड्राइव, है ना, टेप ड्राइवर, डिस्क ड्राइवर, कार्टिज टेप ड्राइवर, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। स्पीकर भी कह सकते हैं, स्पीकर से आवाज बाहर आती है। कीबोर्ड से मैंने इंस्ट्रक्शन दिए, ये वाला गाना चला, स्पीकर, स्पीकर से आवाज आ रही है। मैंने कीबोर्ड से कुछ लिखा,
सीपीयू में प्रोसेस हुआ, स्क्रीन पे मेरे डिस्प्ले हुआ, तो ये सारे के सारे क्या हुए, मेरे आउटपुट डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू के अंदर हमारे पास तीन चीजें आ रही थी। पहली है हमारे पास एएलयू, जिसको हम कह सकते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब जितने भी अर्थमेटिक्स के काम होते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो एडिशन है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो डिवीजन है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स काम कहां पे होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होते हैं। अगर हम बात करें यहां पर लॉजिक वाले काम कौन से होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, मोर देन, लेस देन, कंपैरिजन वाले, इक्वल वाले, ये सारे लॉजिकल काम। तो अर्थमेटिक वाले काम तो होते होते हैं, लॉजिकल काम भी होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट। फिर हमारे पास जो सीपीयू में जो दूसरी यूनिट होती है, कौन सी होती है, कंट्रोल यूनिट। ये क्या करती है, कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करती है। इट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इसमें रियलिटी में कुछ एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग नहीं होती, बट कंप्यूटर के पार्ट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, उसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे ये मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रिट्राइव करती है, फिर उसमें से देखती है कौन सा लेना है, नहीं लेना है, मेन मेमोरी के ऊपर डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है, और हमारे जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसके ऊपर काम करने के लिए कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा हुआ, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट के बाद हमारा कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट के अंदर क्या होता है, इस यूनिट के अंदर क्या होने वाला है, डेटा को स्टोर द इंस्ट्रक्शन डेटा एंड द इंटरमीडिएट रिजल्ट। सारी चीजों को प्रोसेस करना है, रिकॉर्ड करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, स्टोर करना है, ये सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। तो इसके अंदर काफी सारी एरियाज होते हैं, जैसे इनपुट स्टोरेज एरिया, वर्किंग स्टोरेज एरिया, या आउटपुट स्टोरेज एरिया, प्रोग्राम स्टोरेज एरिया। तो ये पूरा का पूरा हमारा कौन सा है, मेमोरी यूनिट कह लो, या इसको स्टोरेज यूनिट को कह लो। मतलब इसके अंदर हमारे पास पूरी की पूरी डेटा स्टोर करने का काम आता है। इसके अंदर हमारी प्राइमरी मेमोरी भी आती है और हमारी सेकेंडरी मेमोरी भी आती है। तो ये कहीं ना कहीं हमको डेटा को स्टोर करने में काम आता है। अगली बात, जो टॉपिक बहुत सिंपल से स्टार्ट हो रही है, कहता है कि कंप्यूटर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस अब हमको आई थिंक ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम काफी हाई स्टडी करते रहते हैं पहले भी। पहली बात, कंप्यूटर जब भी कोई काम करता है बहुत हाई स्पीड से काम करता है। कैलकुलेशन एक टाइम पर ही अंदर अंदर हम देखें, कंप्यूटर की अंदर 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 का मैकेनिज्म देखें, तो एक बार में काफी सारी कैलकुलेशन एक साथ कर लेता है, तो इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। आपने जैसे कीबोर्ड पे बटन दबाया, आपको सामने आपको रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर मिल जाता है। गूगल पे करके देख लो, चाहे इंटरनेट का बात करके देख लो, इंटरनेट पे कुछ डाला तो वैसे वैसे कीवर्ड आपके सामने आ जाते हैं। आप गूगल पे सिर्फ स्टॉक ही लिख दो, स्टॉक से रिलेटेड आपके सामने 10 ऑप्शन आ जाएंगे। तो वैसे ही कंप्यूटर के साथ है, कंप्यूटर की जो काम करने की स्पीड है बहुत हाई होती है। सेकंड ऑप्शन, शुद्धता। जब तक इंसान गलती नहीं करता तब तक कंप्यूटर आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा। गलती इंसान की हो सकती है पर कंप्यूटर की गलती नहीं होगी, तो कंप्यूटर पूरी शुद्धता के साथ काम करता है। फिर तीसरी बात, स्टोरेज का भी काम होता है। अब स्टोरेज के अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडीज, पेन ड्राइव, ये सारी की सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। फिर इसी तरह से रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। तो आप इसके अंदर जो डाटा कितना टाइम तक पड़ा रहो, अगर आप सिस्टम को मेंटेन कर रहे हो, कंप्यूटर को मेंटेन कर रहे हो, तो आपका डाटा कहीं नहीं जाने वाला। तो रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। आपने मान लो कितनी भी बड़ी रकमों का टोटल करना हो, कोई भी बड़ी आइटम का टोटल करना हो, तो आपको रिजल्ट सही आने वाला है, तो आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। फिर वर्सेटिलिटी, मतलब ये एक टाइम पर काफी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। सोल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वेरियस डिफरेंट फील्ड। ये एक टाइम पर तो एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, दूसरे टाइम पर आप इसके ऊपर चेस भी खेल रहे हो, तो तीसरे टाइम पर आप इसके ऊपर सेम टाइम पर आप पेरोल प्रॉब्लम भी सोल्व कर रहे हो। तो एक टाइम पर काफी सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम करता है। आगे है ऑटोमेशन, मतलब वन से प्रोग्राम एंड एक्स्ट्रा इनपुट द कंप्यूटर मेमोरी, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपने एक बार इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन फीड कर दिए, उसके अकॉर्डिंग वो बाद में बार बार काम करता रहता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर रेडी कर दिया, उसके बाद आपने उस सॉफ्टवेयर पे कोई काम करना है, तो आपका वो काम लगातार उसके बाद उसी अकॉर्डिंग होता रहेगा। फिर अगली बात क्या है, डिलीजेंस। ए कंप्यूटर कैन वर्क 24 आवर्स, 24 घंटे काम कर सकता है, कितनी भी कैलकुलेशन एक साथ सोल्व कर सकता है, कितने भी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ सोल्व कर सकता है। डेटाबेस, इसके अंदर काफी सारा डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस के अंदर आप डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो, वापस एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर के आने से क्या हो गया है, हमारा पेपर वर्क कम हो गया है, ये बात तो अपने को पहले से भी पता है। ठीक है, फिर कंप्यूटर से हमारी जो कॉस्ट है वो काफी कम हो गई है।
क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर एक बार स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट लगती है, उसके बाद उसके ऊपर काम करना, मेंटेन करना कुछ मुश्किल काम नहीं है। तो बहुत ईजी है, कॉस्ट बहुत कम आती है, आपके खर्चे बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि पहले हो सकता है कि किसी अकाउंट्स को मेंटेन करने में 10 लोग आपने रखे हो, अभी 10 लोगों का रिकॉर्ड एक ही जगह पे हो रहा है, मान लो टैली के अंदर हो रहा है, तो वो इससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। फिर अगर आपने किसी रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है, रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है, तो ये कंप्यूटर की हेल्प से बहुत ईजी हो जाता है। स्पेस रिक्वायरमेंट, आजकल आपको पता है कि इसको रखने के लिए स्पेस की बहुत कम जरूरत होती है। आजकल तो छोटे छोटे टैब्स भी आ गए हैं, लैपटॉप फॉर्म में आ गए हैं, या पाम पाम टॉप आ गया है, या हाथों की साइज का ही आपके पास लैपटॉप आने लगे हैं। तो आजकल कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत इसकी जगह आपको बहुत कम चाहिए। फिर रिड्यूस द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। जैसे पहले अपने को अकाउंट्स मेंटेन करने मान लो 4 लोग चाहिए, अभी उन्हीं अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए अपने को टैली का सॉफ्टवेयर आपने यूज कर लिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके फायदे की हैं। तो ये कंप्यूटर के हमने एडवांटेजेस स्टडी किए। एडवांटेजेस के साथ साथ आपको एक एडवांटेज और भी बता रहा है कि इससे कंप्यूटेशन की जो एबिलिटी है बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आप खुद कोई कैलकुलेशन करें, स्पीड कम होती है, कंप्यूटर वही कैलकुलेशन करेगा तो बहुत ईजी होता है। इनटेंजिबल बेनिफिट, इट इंक्लूड्स कस्टमर इमेज, लीडरशिप इन द थर्ड इंडस्ट्री एंड द कम्युनिटी, इंक्रीज कस्टमर मोरल एंड द मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस। काफी सारे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कस्टमर्स का मोरल बढ़ता है। तो काफी सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर के आने से आपके ऊपर बेनिफिट मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कंप्यूटर गड़बड़ी तो करेगा नहीं, कस्टमर को लगता है कि वो बिल गलत नहीं काट के देगा। कंप्यूटर के आने से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ गई है, काम बहुत जल्दी होने लगे हैं। तो काफी सारे इंटेंजिबल बेनिफिट भी हैं। अब बात आती है कंप्यूटर की क्या लिमिटेशन है। सिंपल सी बात, कंप्यूटर की नो आईक्यू, कंप्यूटर अपने आप से कोई डिसीजन तो ले नहीं सकता। तो ऐसा है कि इसकी कोई आईक्यू नहीं होती है, आईक्यू इज द जीरो एटलीस्ट टुडे, ठीक है। द एप्लीकेशन लॉजिक मस्ट बी अंडरस्टूड, तो कंप्यूटर कैन ओनली प्रोसेस जॉब्स व्हिच कैन बी प्रोसेस्ड इन इनफिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स, ईच स्टेप्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। कंप्यूटर को हमको हर स्टेप बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है, तब वो काम करता है। अदरवाइज आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको उसको पूरे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। ये इंसानों के ऊपर डिपेंड, अपने आप तो काम करेगा नहीं, ये बाद में भी इसके ऊपर हमको नजर रखनी पड़ती है, काम होने के बाद काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इन्वायरमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग द कंप्यूटर शुड बी द सबस्टिट्यूट, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, ये खुद से कोई जजमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। इट्स वेरी सेंसिटिव टू डस्ट पार्टिकल्स, मतलब कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई धूल है, कण है, किसी ने झाड़ू लगा दी, मान लो सीपीयू के अंदर कोई छोटी सी डस्ट चली गई, तो हो सकता है कंप्यूटर आपका खराब भी हो जाए, आपको पता नहीं चलेगा कंप्यूटर को हुआ क्या। तो अपने को इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी है भाई, क्योंकि मशीन है, अक्सर बनाया तो आखिरकार बनाया तो इंसान नहीं है ना, तो इंसान के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। पहले नंबर तो इसकी कोई आईक्यू नहीं है, खुद डिसीजन नहीं ले पाता, इसकी कोई जजमेंट करने की पावर नहीं है ना। तो काफी सारी चीजों का इसके ऊपर इंपैक्ट तो पड़ता ही है। आगे है एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इन, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। अब कंप्यूटर का बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले है पेरोल कैलकुलेशन। पेरोल कैलकुलेशन के अंदर देखें तो मान लो किसी की अपने सैलरी बनानी है, पक्ष देने हैं, डिडक्शन देने हैं, मतलब टैली के जितने भी काम थे वो सारे के सारे काम इसमें हो जाते हैं। किसी की सैलरी कैलकुलेट करनी है, बजटरी कैलकुलेशंस हैं, ये सारे के सारे काम हमारे उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करता है। जैसे टैली के अंदर आप देखते हो तो टैली के अंदर हर इंसान का पर्सनल रिकॉर्ड, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, किसकी कितनी एज है, किसकी रिटायरमेंट हो गई है, ये सारी बातें हमने टैली वाले वीडियोस में भी देखी थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में भी काम आता है। अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस में तो बहुत सारे बेनिफिट हैं आपके। मान लो कोई आपने डॉक्यूमेंट रेडी करना है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम है, ईमेल है, डॉक्यूमेंट स्टोरी है, डेटा को आपने रिट्राइव करना है, वॉइस कम्युनिकेशन है, बिजनेस के पैकेज हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, ग्राफिक्स है, ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं हमारी काम आती हैं। अगर हम स्टॉक कंट्रोल की बात करें, सेल की काम करें, तो उनमें भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज होने लगा है, ठीक है। तो टैली के अंदर आपने देखा था ना, स्टॉक आइटम्स का या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक है, पेरोल मैनेजमेंट का टॉपिक है, ये सारे टॉपिक कंप्यूटर में आते हैं। तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं बिजनेस में तो यूज होता ही है। तो वैसे ही यहाँ पर स्टॉक कंट्रोल की बात हो रही है, तो अगर आपने स्टॉक कंट्रोल करना है या सेल्स ऑर्डर को प्रोसेस करना है, सेल्स अकाउंटिंग करनी है, सेल्स को एनालिसिस करना है, मार्केट की रिसर्च करनी है, आने वाले टाइम में हमारी कितनी सेल होगी नहीं होगी, हमारा प्लान क्या है, फोरकास्टिंग करनी है, प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है, ये सारी चीजें भी आजकल कंप्यूटर की हेल्प से होने लगी है और कंप्यूटर बिजनेस में काफी हद तक काम आने वाला है, आ भी रहा है और आता रहेगा, ठीक है। अब बैंकिंग की बात कर रहे हैं,
अब बैंकिंग के बारे में तो आपको पता ही है, बैंक में चले जाओ, बैंक में तो आजकल सारे काम आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबली सारे कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू ही हो रहे हैं। तो वहां पर भी देखा जाए तो सारी की सारी आजकल आपको पता है कि आपके रिकॉर्ड्स जो भी बैंकों के हैं सारे आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। ई बैंकिंग है, टेली बैंकिंग है, तो वो सारी कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहा है। जैसे एटीएम मशीन्स हैं, ये भी सारी कंप्यूटराइज तो हैं। तो ये बैंकिंग के अंदर बात कर लो, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बात कर लो, स्टॉक मार्केट के अंदर बात कर लो, तो कहीं ना कहीं आप ओवरऑल देखोगे तो कंप्यूटर हर जगह पर इंक्लूड हो ही चुका है। चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे आपका घर है, चाहे आपका दुकान है, चाहे आपका मोबाइल क्यों ना हो, मोबाइल की भी चीजें कहीं ना कहीं कंप्यूटराइज बेस्ड दी हैं। मिलती जुलती चीजें लगभग लगभग हर जगह इंक्लूड हो ही रही हैं। तो हर जगह पर कंप्यूटर तो अवेलेबल हो ही चुका है। पेपर एंड प्रिंटिंग है ना, आपको पब्लिशिंग का कुछ काम करना है, बुक्स प्रिंट करानी है, स्टोरीज लिखनी है, एडिटोरियल्स हैं, न्यूज़पेपर वाले काम है, हर जगह पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज होने लगा है। ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरीज को आपको अपडेट कराना है, तो सारे के सारे काम आप कहीं ना कहीं देखोगे तो कंप्यूटर के थ्रू ही हमारे बहुत इजी वे में होने लगे हैं। तो हमने अब तक क्या क्या स्टडी कर लिया है? हमने अब तक देख लिया है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की हमने डेफिनेशन देखी, कंप्यूटर के हमने कंपोनेंट्स देखे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू के बारे में हमने देखा, सीपीयू के अंदर हमने 3 पार्ट्स देखे। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। फिर कंप्यूटर की हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी हैं बिजनेस के अंदर। तो ये छोटे छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे अब तक कवर हो चुके हैं। ओके, अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर के टॉपिक पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और हार्डवेयर को मैनेजमेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जितने भी हैं और जितने भी टास्क हैं हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सॉफ्टवेयर हमको बताता है द कंप्यूटर सिस्टम व्हाट टू डू और नॉट टू डू। सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर को बताता है क्या करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉलेज का ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर क्या क्या होती हैं? ठीक है, इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, फ्लोइंग प्रोग्राम्स होते हैं। इनपुट डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की डिटेल्स रखनी है, फीस की डिटेल्स हैं, स्टूडेंट्स के फाइन्स की डिटेल है, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स की डिटेल है, स्टूडेंट्स ने कितने लेक्चर लगाए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट की डिटेल है, ये सारी की सारी डिटेल्स होती हैं। तो मान लो आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि कॉलेज की ऑटोमेशन हमारा एक सॉफ्टवेयर है, तो इसमें स्टूडेंट्स रिलेटेड आपको सारी डिटेल मिलने वाली हैं। स्टूडेंट्स की डिटेल्स, कहाँ से आता है, क्या करता है, कौन सी क्लास में है, फीस कितनी है, क्या रोल नंबर है उसका, कितना फाइन है, उसके सब्जेक्ट्स में नंबर कितने कितने आए हैं, कब से कॉलेज में पढ़ रहा है, या कोई कॉलेज में से अगर बच्चा जा चुका है, रिलीव हो चुका है, तो सारी डिटेल उस स्टूडेंट के बारे में होती है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर सिंपल सी बात है, जो कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, कंप्यूटर को बताता है क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो स्पेसिफिकली राइट किया गया है कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एमएस वर्ड की प्रोसेसिंग है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो हमको प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप टाइपिंग कर सकते हो, इमेज प्रोसेसिंग है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। जैसे आपने एमएस वर्ड देखा होगा, एमएस एक्सेल देखा होगा, पावर पॉइंट देखा होगा, आपके मोबाइल में भी आप देखते होंगे, प्ले स्टोर से आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तो सॉफ्टवेयर ही हैं सारे के सारे। उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने मोबाइल डिवाइस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपने देखा होगा कि आप इमेज भी एडिट करते हैं, है ना, वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, वीडियो को कटिंग भी करते हैं, वीडियो मर्जिंग होगी, किसी वीडियो से मैं अपने सॉन्ग निकाल लिया या किसी वीडियो के पीछे अपने सॉन्ग चिपका दिया, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर तो हैं। तो सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं काफी सारे होते हैं। सिमिलरली एक इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बता रहा है ना, इमेज को प्रोसेस का सॉफ्टवेयर, जिसमें ड्राइंग कर सकते हो, ग्राफिक्स का मैनिपुलेशन कर सकते हो, इमेजेस का आप कोलाज बना सकते हो, इमेज को क्रॉप कर सकते हो, कट कर सकते हो, इमेज के ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर ही हैं। तो हैंस ए कंप्यूटर सिस्टम हैज अ सेवरल सॉफ्टवेयर। तो एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग जॉब्स को परफॉर्म करते हैं।
अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, तो हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ऐसा कह लीजिए कि ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होते हैं। जैसे आप जब नया नया मोबाइल लेकर आते हो तो स्टार्टिंग में मोबाइल के अंदर जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो उसको हम कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद आपने मन चाहे सॉफ्टवेयर कुछ प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं, उसको मैं कह सकता हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह से जो कंप्यूटर जब हम लेकर आते हैं या लैपटॉप लेकर आते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलते हैं, विंडो अगर उड़ भी जाए, जब भी आप दोबारा विंडो डालते हो, फिर भी जो सॉफ्टवेयर आपको ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर मिलते हैं, जो रहेंगे हमेशा, तो दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और बाद में जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसको हम कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, क्या मोबाइल जब आप नया नया लेकर आते हो उसमें जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो आपने बाद में प्ले स्टोर से हमारे सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए हैं उसको हम कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये लोकल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। तो यहां पर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम, सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम, सिस्टम डेवलपर प्रोग्राम आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। तो अगर हम बात करें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। बोल रहे हैं ना कि जो कंप्यूटर को बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो जनरली है उन लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। जैसे मान लो आपने किसी भी कंपनी का लैपटॉप लिया, तो उस कंपनी के लैपटॉप के अंदर स्टार्टिंग में जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं तो वो कौन क्रिएट करता है? मैन्युफैक्चरर ही क्रिएट करता है। तो उसको हम कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो लैंग्वेज होती है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो लिखे जाते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम हार्डवेयर के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और ये बहुत बेसिक लैंग्वेज में हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या फीचर्स हैं, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के बोले तो कंप्यूटर के बहुत क्लोज होता है। इनकी स्पीड फास्ट होती है। जर्नली ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इनको मैनिपुलेट करना, मतलब इनको तोड़ना मोड़ना आसान नहीं होता, इनको डिकोड करना आसान नहीं होता। साइज में छोटे होते हैं, लेस इंटरेक्टेबल, डिफिकल्ट टू डिजाइन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इनको डिजाइन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इनको समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप से, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम, सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारे के सारे आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले बता दिया कि जो सॉफ्टवेयर आप बाद में इंस्टॉल करते हो। कंप्यूटर लेकर आए, कंप्यूटर लेने के बाद आपने बाद में उसमें टैली इंस्टॉल कर दी, या कोई आपने वीडियो रिकॉर्डर इंस्टॉल कर दिया, या टोटल वीडियो कन्वर्टर आपने इंस्टॉल कर दिया, या पिकासा आपने इंस्टॉल कर दिया, या फोटोस्केप इंस्टॉल कर दिया, तो उन सॉफ्टवेयर्स को मैं कह सकता हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के साथ ऑलरेडी नहीं आते हैं, जो बाद में आप इसको इंस्टॉल करते हो, तो ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे इन्होंने पेरोल सॉफ्टवेयर की बात की, स्टूडेंट के रिकॉर्ड का सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री के कंट्रोल करने का सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर हो गया, एमएस वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट होगी, डाटाबेस हो गया, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास सिंगल प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, राइटिंग, एडिटिंग, सिंपल टेक्स्ट, ये सारे तो हो ही सकते हैं, और काफी सारे सॉफ्टवेयर पैकेज भी होते हैं। जैसे आपने मान लो एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया, तो एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते ही आपको पता है कि उसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सारी चीजें भी मिल जाती हैं। तो ये हमारे सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ठीक है, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो अल्टीमेटली जो कंट्रोल होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही कंट्रोल होते हैं, विच मैनेजेस हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द परफॉर्म बैकग्राउंड टास्क। अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो फीचर्स की, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में यूजर को बहुत अच्छे से पता होता है। यूजर को पता होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे काम कराना है। ठीक है, दूसरी बात, इनकी स्पीड कम होती है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, समझना आसान है, मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, यूज करना आसान है, साइज में बड़े होते हैं, इनकी जो इनके लिए जो स्पेस चाहिए वो बड़ा स्पेस चाहिए,
इनसे आप इंटरेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो, इनको डिजाइन करना बहुत ईजी है। आपने देखा होगा प्ले स्टोर के ऊपर कितने दुनिया जान के सॉफ्टवेयर है, तो इन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना बहुत ईजी है और इनकी हेल्प से आप काम भी बहुत आसानी से कर सकते हो। दैट्स व्हाई दे आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस के अंदर सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो पहला पॉइंट क्या है, ये यूजर ओरिएंटेड है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिस्टम ओरिएंटेड है। इनकी स्पीड कम होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की स्पीड हाई होती है। मोर इंटरेक्टिव, लेस इंटरेक्टिव, समझना आसान, समझना मुश्किल, मेंटेन करना, मैनिपुलेट करना इजी है, इसमें मैनिपुलेट आप करना बहुत डिफिकल्ट है। ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये लोअर लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इनको डिजाइन करना इजी है, डिजाइन करना मुश्किल है। साइज बड़ा होता है, साइज इनका छोटा होता है, मतलब जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हो तो साइज जो मेमोरी का स्पेस से ज्यादा ले लेते हैं, जबकि मेमोरी का स्पेस ये लोग कम लेते हैं। फिर इसके अंदर एग्जांपल कौन से हैं, पेरोल सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, तो ये सारे के सारे कौन से हो गए, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। तो मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है उसके फीचर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है उसके फीचर्स, देन मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आगे जो टॉपिक है हमारा ये है लैंग्वेजेस को लेकर। आगे जो ये टॉपिक है ये है कंप्यूटर लैंग्वेजेस को लेकर, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, हमको किसी भी पर्सन से बात करनी हो तो हमको एक लैंग्वेज की नीड होती है, इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है या कोई भी लैंग्वेज है। वैसे ही अगर हमको कंप्यूटर से बात करनी है तो हमें एक लैंग्वेज की नीड होती है, तो उन्हीं लैंग्वेजेस को ये कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम बोल रहे हैं या उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात बोल रहे हैं। तो देख लेते हैं बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये आपको क्या कह रहा है। कहता है कि एज ह्यूमन बींग्स यूज नेचुरल लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, हिंदी और स्पेनिश टू कम्युनिकेट, जैसे हम इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश कुछ भी लैंग्वेज यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। सिमिलरली एक यूजर कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर, अगर किसी पर्सन को कंप्यूटर का यूज करना है, कंप्यूटर को कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर से बात करनी है इन ए लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय इट, तो लैंग्वेज क्या है, विद द यूजर एम्प्लॉय टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, तो नोन एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जिससे एक एम्प्लॉय इससे हम एक यूजर क्या करता है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास मशीन लैंग्वेज, फिर है असेंबली लैंग्वेज, फिर है हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो मशीन लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है, इन दोनों को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। जो ये दोनों टॉपिक है ना, ये कह रहा है नोट के अंदर, कहता है कि जो मशीन लैंग्वेज है चाहे वो असेंबली लैंग्वेज है, इन दोनों को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। फिर कहता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो जनरेशंस हैं वो देख लेते हैं कैसे हैं। यहां पर देखो, फर्स्ट जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन में प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज हमको दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मशीन लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज क्या है, कहते हैं कि मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। तो जैसे हमारे पास जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो 0 और 1 की लैंग्वेज में होती है, तो ये हमारी आती है मशीन लैंग्वेज। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं, कंप्यूटर उसको क्या करता है, उसको 0 और 1 के रूप फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करता है। तो राइटिंग ऑफ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट। अगर हम किसी भी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो उसको राइट करना बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी है। तो इसमें हमें काफी सारे एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए होती है। अगर हम इसके अंदर बात करें एडवांटेजेस की, तो ये ट्रांसलेशन फ्री है। कहते हैं कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है दैट द कंप्यूटर इज द एबल टू अंडरस्टैंड, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। देयरफॉर कंप्यूटर एग्जीक्यूट द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम
डायरेक्टली विदाउट द नीड ऑफ कन्वर्जन। तो अगर हम इसको 0-1 में करते रहते हैं तो कंप्यूटर को उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो उसको डायरेक्टली समझ लेता है। फिर जब मशीन लैंग्वेज को हम यूज करते हैं तो इसकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है, क्योंकि कन्वर्जन की जरूरत तो होती नहीं है, तो एक काम आपको बहुत जल्दी करके देता है। तो ये है मशीन लैंग्वेज। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो मशीन लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज है, तो 0-1 का यूज करती है। इसके बाद जो लैंग्वेज है वो हमारी है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ सिंबॉलिक, असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिक मींस नेम्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द बाइनरी नंबर। क्योंकि मशीन लैंग्वेज में तो हम क्या कर रहे थे, मशीन लैंग्वेज के अंदर तो हम 0-1 का यूज कर रहे थे, जबकि अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सिंबॉलिक नेम यूज करने वाले हैं। द रिड्यूस द कोडिंग टाइम, इससे हमारा कोडिंग का जो टाइम है वो कम हो जाता है, और अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन द प्रोग्राम हैज टू बी रिमेंबर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं, बिकॉज दिस लैंग्वेज इंप्लॉय सिंबल्स। ठीक है, इसके अंदर सिंपल यूज होते हैं, अर्थमेटिक सिंबल भी यूज होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन भी यूज होते हैं। तो मशीन कोड के अंदर तो हम दूसरे यूज कर रहे थे, जबकि इसके अंदर हमको क्या करना है, कुछ सिंबल यूज करना है, जैसे ऐड है, सबट्रैक्टर है, मल्टीप्लाई है, DIV डिवीजन है। तो इस प्रकार के सिंबॉलिक ऑपरेंड्स होते हैं जो हमको यूज करने होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज ओनली एंड नो अनदर लैंग्वेज, सो वी हैव द चेंज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो इसके अंदर रियलिटी में क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को ये मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लो हमने कंप्यूटर को क्या दिया, असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्राम के अंदर हमने इंस्ट्रक्शन दिए, तो यहाँ पर एक असेंबलर लगा होगा, वो असेंबलर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज के अंदर ही कन्वर्ट कर देगा। तो कहता है कि जो अभी हम प्रोग्राम होते हैं जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो हमारे सोर्स प्रोग्राम होते हैं, whereas the translated program is the terms of the object program। इसकी बजाय जो ट्रांसलेट होकर आएगा वो कौन से होते हैं, उसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया इस पैराग्राफ के अंदर कि वो उसको कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर करता है जिसको हम कह सकते हैं असेंबलर। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर वैसे भी 0-1 की भाषा ही समझ सकता है, तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज यूज करेंगे तो वहां पर आपको ट्रांसलेटर तो चाहिए, तो ट्रांसलेटर यहाँ पे क्या है, असेंबलर की फॉर्म में है। आगे कह रहा है कि ये जो असेंबली लैंग्वेज के हमारे क्या एडवांटेजेस हैं, तो असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी समझनी बहुत आसान है, लेस एरर है, मॉडिफाई करना आसान है, प्रोग्राम करना इजी है, एफिशिएंसी है, हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल करना बहुत इजी है। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस के अंदर ये मशीन के ऊपर डिपेंड करती है, हार्डवेयर की जरूरत कम होती है, लेस एफिशिएंट है, हार्डवेयर बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है, इसके जो डेवलपमेंट का टाइम है वो स्लो है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर कुछ एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेजेस का टॉपिक भी आ गया। फिर हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इन द हाई लेवल लैंग्वेज सिंबल्स एंड वर्ड्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द ऑर्डिनरी अर्थमेटिक एंड द इंग्लिश। सो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, तो इंग्लिश जैसे हम यूज करते हैं, अर्थमेटिक लैंग्वेज यूज करते हैं वैसे यूज होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंप्यूटर ऑन विच द प्रोग्रामिंग इज यूज्ड। ठीक है, सिंस दीज लैंग्वेजेस एम्प्लॉय विद द प्लेन इंग्लिश एंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, तो इसके अंदर जैसे हम इंग्लिश को यूज करते हैं, हिंदी को यूज करते हैं सिंपल फॉर्म के अंदर, तो वैसे ही राइट किए जाते हैं। तो एन इंस्ट्रक्शन इन दीज लैंग्वेज यूजली कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट, जैसे हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं ना, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, तो उसी तरह के स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या जानते हैं, यहाँ पर कंपाइलर लैंग्वेज या प्रोसीजिकल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो दे आर कॉल्ड द प्रोसीजिकल, दे आर डिजाइन फॉर सॉल्विंग द जर्नल प्रॉब्लम, तो जर्नल जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सोल्व करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के या यहाँ पर लैंग्वेजेस के नाम बोल रहे हैं, फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, सी लैंग्वेज, ये सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अगर आपने सी लैंग्वेज को देखा हो तो सी लैंग्वेज के अंदर हम पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखते रहते हैं, जैसे इंग्लिश होती है, मैथमेटिकल होती है, तो वैसी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। पर हाई लेवल लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, एक कंपाइलर चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा, तो अगर आपने उसको मशीन लेवल के प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में तो कन्वर्ट करेगा वो, तो आपको बीच में क्या चाहिए, कंपाइलर। जबकि पीछे वाले में क्या चाहिए था, असेंबलर, यहाँ पे क्या चाहिए, कंपाइलर। तो अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा ही क्या करता है, 0-1 की भाषा समझ पाता है। तो आपने हाई लेवल की लैंग्वेज को भी कन्वर्ट कराना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कंपाइलर चाहिए होगा। जबकि पीछे हमने असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या देखा, हमको क्या चाहिए, असेंबलर। अब हाई लेवल लैंग्वेज की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो समझना, याद रखना बहुत ईजी है,
मशीन के ऊपर इंडिपेंडेंट है, डिबग करना इजी है, नो नॉलेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो इंटरनल सोर्सेज है उनकी नॉलेज होनी जरूरी नहीं है, डेवलपमेंट कॉस्ट लो आती है, मेंटेन करना इजी है, डॉक्यूमेंटेशन करना इजी है, फिर ये लेस एफिशिएंट है क्योंकि इसके लिए हमें को क्या करना पड़ता है, बीच में कंपाइलर तो चाहिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की इसमें कमी होती है, इसको हम टाइम टू टाइम बार बार चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब टॉपिक आता है कि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है। कहता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो उनको याद रखना बहुत इजी होता है, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उनको थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद करना। ये इजी है याद रखने, वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ये ह्यूमन के बिल्कुल नजदीक मिलते हैं, जैसे इंग्लिश में लिख लिया, हिंदी में लिख लिया। ये थोड़ा इंसानों थोड़ा परे की बात है क्योंकि सिर्फ 0-1 की भाषा होती है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करने के अंदर बहुत थोड़े स्लो होते हैं, इनसे काम थोड़ा जल्दी होता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उनको मॉडिफाई करना बहुत इजी होता है, इनको मॉडिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये मशीन के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, ये मशीनों के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है, इनकी डेवलपमेंट की कॉस्ट थोड़ी हाई होती है। हार्डवेयर की नॉलेज होनी जरूरी नहीं है प्रोग्राम को राइट करने के लिए, इसमें हार्डवेयर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और दीज लैंग्वेजेस आर द नॉर्मली यूज्ड टू राइट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको लिखने में काम आती है, जबकि ये हार्डवेयर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए ज्यादा काम आते हैं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए और हार्डवेयर प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो ये डिफरेंस का टॉपिक था हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। अब जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है ये है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है पहले तो ये देख लेने हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर विंडो होती है, तो विंडो ऐसा लगा लो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, आपके और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरेक्शन का जो माध्यम है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसा समझ लो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू मैनेज ओवर ऑल द रिसोर्सेज एंड द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन और रिसोर्सेज को मैनेज करने में काम आता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज स्पेशलाइज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन के ऊपर भी हम नजर रख सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है और जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है सारे के सारे आते हैं। इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ये एक इंटरफेस है कंप्यूटर और एक यूजर के बीच में। जैसे बीच में देखो क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, फिर ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी इंटरेक्शन करने के काम आ रहा है यूजर से। ये यूजर है, मान लो एक इंसान है, मान लो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या कर रहा है, कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करो, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करो, तो जो भी इंसान है वो इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक सिंपल वे के अंदर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कह सकते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक प्रोग्राम है दैट एक्ट्स एन इंटरफेस। ये इंटरफेस का काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। कंट्रोल एंड मैनेजेस द ओवरऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करने का काम भी करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी रिसोर्सेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मे बी द रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जाम्पल की, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल जिसको हम कह सकते हैं MS DOS, कंट्रोल प्रोग्राम तो माइक्रो प्रोसेसर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 2, ये यूनिक्स, ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्होंने कुछ आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। अगर हम बात कर रहे हैं आगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं, या इस टॉपिक को हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दोनों का मतलब एक ही है। इस टॉपिक के दो नेम्स हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं,
या ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये प्राइमरी मेमोरी का ट्रैक रखता है, कहां पर क्या करना है कहां पर क्या नहीं करना। मल्टी प्रोग्रामिंग भी डिसाइड करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है, कहां पे प्रोसेस होनी है कहां पे प्रोग्रामिंग होनी है, ठीक है, मेमोरी को डी एलोकेट करने का काम करना। तो यहां पर जो पहला काम है इसका वो है मेमोरी मैनेजमेंट। सेकंड जो काम है उसका है प्रोसेसर मैनेजमेंट। ये जो प्रोसेसर्स का ट्रैक को रखता है, प्रोसेस का क्या स्टेटस है, ठीक है, ये ट्रैफिक जो भी कंट्रोल होता है उसके ऊपर भी कंट्रोल करता है। मतलब कंप्यूटर के ऊपर जब बहुत सारा काम एक साथ हो रहा होता है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। फिर तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर जितने भी पेरिफेरल्स हैं उन सबको मेंटेन करता है, मैनेज करता है। कौन सी डिवाइस के ऊपर कितना प्रोसेस करना है, कौन सी डिवाइस क्या काम आएगी, कैसे काम आएगी, कितना टाइम लगने वाला है। एलोकेट द डिवाइस इन द एफिशिएंट वे, डी एलोकेट द डिवाइसेस। फिर फाइल मैनेजमेंट का काम, जो फोर्थ फंक्शन है वो है फाइल मैनेजमेंट। ये सारी इंफॉर्मेशन का ट्रैक रखता है। रिसोर्सेज को कौन कौन डिसाइड, वो गेट द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, रिसोर्सेज को डी एलोकेट करना, ये सारे के सारे काम इसके अंदर आते हैं। फिर अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो काम है वो है सिक्योरिटी का। बाय मींस ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स, हम इसके थ्रू हम पासवर्ड या टेक्निक्स, कुछ और टेक्निक्स है वो भी लगा सकते हैं डेटा या प्रोग्राम्स को एक्सेस करने के लिए। सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करता है कि किसी भी काम के ऊपर कितना टाइम लगने वाला है, उसको रिक्वेस्ट करना, उसको ड्राइव करना, रिस्पॉन्ड करने का काम करना। जॉब अकाउंटिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज बाय वेरियस जॉब एंड और यूजर। फिर इंटरेक्शन विद द ऑपरेटर, ये यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के भी काम आता है। एरर डिटेक्टिंग एड्स, प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स ट्रेसेस या एरर मैसेज एंड अदर डिबगिंग एंड द एरर डिटेक्टिंग एड्स। फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अदर सॉफ्टवेयर एंड द यूजर, काफी सारे और सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना, यूजर के साथ इंटरेक्शन करना। कंपाइलर है चाहे वो इंटरप्रेटर है चाहे असेंबलर है, तो उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखता है ताकि हम उससे बहुत अच्छे से काम कर सकें। अब हमारा बात आता है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कितने टाइप के होते हैं। एक तो है सिंगल यूजर, एक है मल्टी यूजर। सिंगल यूजर के अंदर क्या कर सकते हो आप, एक काम एक ही वक्त पे कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में आपको पता है कि एमएस डोज होती थी, एमएस डोज के ऊपर जब आपको काम करना होता तो एक टास्क एक ही वक्त पर एक ही काम कर सकते हो। मतलब एमएस डोज के अंदर आपको कमांडें देनी पड़ती है, एक एक रिटर्न में इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं सिंगल यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर के अंदर क्या है, आपको पता है कि आजकल जो आप विंडो एक्सपी या विंडो 7, 8, 10, 11 जो भी यूज कर रहे हो, इस विंडोज के अंदर आप क्या कर रहे हो, ये सारे मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर है। आप एक टाइम पर काफी सारे काम एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो जब एक काम को एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हो एक टाइम के ऊपर, तो वो मल्टी यूजर सिस्टम हो गया, ठीक है। जैसे यूनिक्स है, विंडोज है, ये सारी की सारी मल्टी यूजर हो गए। अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस की, कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सिंगल यूजर के अंदर क्या है, सिंगल पर्सन कैन यूज एट ए टाइम। इसमें मल्टी यूजर एक से ज्यादा, स्टैंड अलोन, तो इसमें ये अकेला होता है, जिसमें इसमें एक से ज्यादा सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है क्योंकि सिंगल पर्सन को यूज कर रहे हैं, इसमें सिक्योरिटी कम होती है। इसमें डेटा को शेयरिंग नहीं होता है, इसमें डेटा शेयरिंग हो सकता है। ये ज्यादा इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव कम, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, सस्ता, महंगा, फंक्शंस कम, फंक्शंस ज्यादा, साइज में छोटा, साइज में ये बड़ा। एग्जाम्पल डोज या विंडोज, एग्जाम्पल विंडोज एंटी यूनिक्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर हमने देखा सबसे पहले कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फिर उसके एग्जाम्पल देखे, उसके फिर मैंने कुछ टाइप्स देखे हैं यहाँ पर सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। पर अगर मैं बात करूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम या सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन है, उसके टाइप्स हम कह सकते हैं। अब बात आता है ये टॉपिक भी हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है।
अब ये टॉपिक भी हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, देख लेते हैं ध्यान से क्या है ये। इस टॉपिक के बारे में लगभग हम सब लोग पहले से जानते भी हैं, क्योंकि आज हम सबके मोबाइल हाथ में रहते हैं, हमारा दिल का टुकड़ा। और वीडियोस भी इस टाइम पे आप लोग मोबाइल में देख रहे होंगे, तो पूरा का पूरा एंड्रॉयड वर्जन है। तो एंड्रॉयड का टॉपिक है फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द मोबाइल फोन्स एंड द टैब्स व्हाटएवर जो भी है। कहता है कि मोबाइल ने हमारी जिंदगियां बदल दी हैं और जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद भी कर दी हैं, खराब भी कर दी होंगी कहीं होगी, तो है ना। मोबाइल हमारा दिल का टुकड़ा, रात को 12 बजे टू होता रहता है ना। तो मोबाइल्स, सिंपल सी बात, एंड्रॉयड सिस्टम ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है। कहता है नाउ दे आर नॉट यूज जस्ट फॉर द मेकिंग कॉल्स। आजकल ये सिर्फ कॉल करने के यूज ही नहीं आते मोबाइल फोन, इसके अंदर आजकल हम बहुत कुछ चीजें यूज कर सकते हैं, चाहे वो कैमरा है, चाहे म्यूजिकल प्लेयर है, वेब ब्राउजर है, आप मोबाइल से आप टीवी को कनेक्ट कर लो, एलईडी कनेक्ट कर लो। तो काफी सारे टेक्नोलॉजी हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, काफी सारी चीजें हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिससे हमारी लाइफ कहीं ना कहीं बदल गई है, ज्यादा ही बदल गई है बल्कि। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉयड। ये किसकी वजह से? एंड्रॉयड की वजह से। तो एंड्रॉयड रियलिटी में क्या है? एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन स्मार्टफोन, दीज एप्लीकेशन मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल। इससे हमारी लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होगी और एडवांस्ड होगी यूजर के लिए, ठीक है। एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेड बाय द गूगल, इट इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। एंड्रॉयड ब्रिंग्स द पावर ऑफ द गूगल इन द हैंडलेड डिवाइसेस एंड द टैबलेट्स। तो जो भी हमारी हाथों के अंदर जो डिवाइसेस रखते हैं, तो उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बनाया गया है, हाथ में मोबाइल है या टैब है उसके लिए। तो इट हैज एन अमेजिंगली फास्ट ब्राउजर। तो रियलिटी में एक बहुत बड़ा फास्ट ब्राउजर है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन एंड्रॉयड इज द लाइनेक्स। लाइनेक्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है वो एंड्रॉयड के अंदर वो कौन सा है? लाइनेक्स है, ध्यान रखना। कहता है कि गूगल हैज डन फर्दर आर्किटेक्चरल चेंजेस लाइनेक्स कर्नल। इसके अंदर काफी सारे चेंजेस भी किए गए हैं विच आर टिपिकली आउटसाइड द लाइनेक्स कर्नल डेवलपमेंट साइकिल। तो इसके अंदर आपको पता है कि वीडियोस कैमरास है, टच स्क्रीन है, जीपीएस है, एक्सेलेरोमीटर्स है ना, काफी सारी चीजें हैं जो आपको पता है, गेमिंग कंट्रोल है, 3D है, 2D है, एंड्रॉयड फोन्स, काफी सारी मल्टी टच है, काफी सारे फंक्शन आपको पता ही है, ये अपने को ज्यादा बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि एंड्रॉयड के कौन कौन से फीचर हैं। अब फीचर तो आपको दुनिया जान के पता ही होंगे आज के टाइम पे। इसमें चाहे वीडियो देखो, ग्राफिक्स की बात करो, लाइब्रेरी की बात करो, 3D ग्राफिक्स लाइब्रेरी की बात करो, स्पीड इसकी बहुत फास्ट है पड़ी, है ना। ये वॉइस एक्शन के लिए काम करता है, चाहे वो कॉलिंग है, टेक्सटिंग है, नेविगेशन है, लाइट वेट है। एंड्रॉयड के अंदर आप SMS, MMS जो जितने भी है ये भी आप यूज कर सकते हो। स्क्रीन को भी आप कैप्चर कर सकते हो। स्क्रीन को कैप्चर कैसे करते हो आपको पता ही है ना। 3 फिंगर से आपको स्क्रीन को कैप्चर करना होता है, या वॉल्यूम बटन या जो अपना बटन होता है पावर बटन, उन दोनों को एक साथ दबाओ तब भी हमारा स्क्रीन कैप्चर हो जाता है ना। आप वीडियो चैट कर सकते हो, फ्रेंड के साथ बात कर सकते हो। तो ये सारे टॉपिक आपको पता ही है। MP4 चलाना है, 3GB फाइल चलानी है, ये सारे के सारे हमारे इसमें सारे के सारे इसके बेनिफिट है। मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में आप मोबाइल लेकर आते हो उसमें आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, भाई कौन कौन सी लैंग्वेज आपको यूज करनी है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, ये जो भी लैंग्वेज है वो आप देख सकते हो। फिर इसके अंदर एबिलिटी होती है, आप अपनी लोकेशन को भी एलोकेट कर सकते हो, कौन सी लोकेशन पे आप काम कर रहे हो, वाईफाई एक्सेस करना है। तो काफी सारे फंक्शन इसके अंदर आ गए हैं फीचर्स के साथ साथ। आगे जो टॉपिक है अब आगे जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। इसमें लैन वैन मैन सब आने वाले हैं, फिर आगे टोपोलॉजीज का टॉपिक भी आने वाला है। अब कुछ लोगों के लिए तो पहली बार किसी को सुनने को मिल रहा होगा कि टोपोलॉजीज क्या बीमारी होती है, बट इट्स ओके, तो ये हो जाएगा। तो अब हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं ये है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। लैन वैन मैन सब आने वाला है इसके अंदर, फिर टोपोलॉजीज का टॉपिक भी इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सिंपल सी बात है, एक इंटरकनेक्शन है वेरियस कंप्यूटर का।
जिससे हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या डाटा को हम एक कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू हम सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है डिस्टेंस की दो कंप्यूटर्स के बीच में, एक नेटवर्क के बीच में। तो कंप्यूटर का जो हमारा नेटवर्क बनेगा, उन दो कंप्यूटर्स या 10 कंप्यूटर हैं या 20 कंप्यूटर हैं, हमने 20 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया तो वो हमारा क्या बन गया, सिंपल सी बात है, हमारा ये बन गया कंप्यूटर का नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि इंटरकनेक्शन है काफी सारे कंप्यूटर्स का। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी ऑफिस के अंदर हम बैठे हैं, ऑफिस के अंदर एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क। या 10 के 10 कंप्यूटर को हमने आपस में जोड़ा हुआ है एक लैन केबल की हेल्प से या किसी और केबल की हेल्प से, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो टेक्निकली डिफाइन करें तो क्या है, computer network is the interconnected collection of the autonomous computers. Two computers are said to be the interconnected if they are able to exchange information through the transmission media like coaxial cable, fiber optic, copper wire या माइक्रोवेव से सैटेलाइट्स। तो कंप्यूटर की हेल्प से हम, कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो कैसे होगा, केबल होगी, फाइबर ऑप्टिकल, कॉपर वायर, माइक्रोवेव या सैटेलाइट की हेल्प से। ठीक है, तो एनी टाइप ऑफ डेटा सच टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, हम हर प्रकार की चीजों को हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो यही है कंप्यूटर नेटवर्क। कहता है कि नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती क्यों है, सिंपल सी बात है, नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती क्यों है, सिंपल सी बात है, टू शेयर द कंप्यूटर फाइल्स। आप एक कंप्यूटर पे बैठे हुए और आपको वही इंफॉर्मेशन मान लो दूसरे कंप्यूटर पे कहीं पर पानीपत, जींद या हिसार कहीं पर भी चाहिए, तो आप क्या कर दो, कोई भी वायर के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर को आपस में अटैच कर दो। या एक ही ऑफिस के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट्स को भी अगर आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करना है तो क्या कर सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप शेयर कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर की फाइल्स को शेयर करने में काम आता है, कंप्यूटर के इक्विपमेंट भी शेयर करने का काम आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऑफिस के अंदर प्रिंटर तो एक है, लैपटॉप है 10 के 10 लैपटॉप हमने प्रिंटर से अटैच किए हुए हैं, तो एक ही प्रिंटर 10 लैपटॉप पे काम आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर के जो इक्विपमेंट है उनको भी शेयर करने के लिए ऐसा आता है, क्योंकि अगर हम 10 लैपटॉप के ऊपर 10 अगर प्रिंटर लगाने बैठ गए तो 10 प्रिंटर का खर्चा लगभग महंगा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 10 लैपटॉप की जगह एक ही लैपटॉप लगा दिया, तो वहां पर कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स को शेयर करने के लिए भी नेटवर्किंग काम आती है। फिर टू इनेबल द अनलाइक कंप्यूटर इक्विपमेंट टू कम्युनिकेट, कहता है कंपनी हैविंग कंप्यूटर डिफरेंट मेक्स यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस, यूनिक्स, विंडोज 95 ऑपरेटिंग, ये एप्पल के जो भी डोज है, ये ट्रांसफर फाइल फ्रॉम द वन कंप्यूटर अनदर अनलेस दे आर द नेटवर्किंग यूजिंग। हमारे पास नेटवर्किंग यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप उसको आप शेयरिंग कर सकते हो। कम्युनिकेशन की स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, तो नेटवर्किंग के थ्रू क्या होता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी भेज सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे आपने देखा है व्हाट्सएप पे लगा लो, व्हाट्सएप के ऊपर आप ग्रुप बनाते हो या ब्रॉडकास्ट बनाते हो, एक ही वक्त के अंदर मैसेज कितने लोगों तक पहुंच जाता है। तो वैसे ही नेटवर्किंग के अंदर भी क्या होता है कि आपकी जो स्पीड होती है, जो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और नेटवर्किंग की हेल्प से हमारी जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। व्हाट्सएप का एग्जांपल लगा लो, व्हाट्सएप पे आपको अगर मैसेज भेजना है तो आप सिर्फ 5 लोगों को मैसेज भेज सकते हो, बट अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा है तो क्या होगा, आप मैसेज बहुत जल्दी भेज सकते हो। तो वैसे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपकी जो कॉस्ट आती है वो रिड्यूस हो जाती है, टाइम भी आपका बहुत कम लगता है। ग्रुप के अंदर वर्किंग होती है, आप कोई भी काम अलग अलग तरीके से करो, बट अब आपका काम पूरा का पूरा ग्रुप पे आप एक साथ कर सकते हो। फिर बात आती है कि कंप्यूटर नेटवर्क की कौन कौन सी टाइप्स हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क की हमारे पास 3 टाइप हमको स्टडी करने को मिलती हैं। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, फिर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम बार बार स्टडी करने वाले हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा है। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या है, ए लोकल एरिया नेटवर्क इज द रिलेटिवली स्मॉलर एंड द प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क। ये एक प्राइवेट तरीका का नेटवर्क है, इसमें जो मैक्सिमम एरिया होता है वो 10 किलोमीटर का ही एरिया हम प्रोवाइड करते हैं। लोकल कनेक्टिविटी होती है, जैसे एक बिल्डिंग है या लोकल ज्योग्राफिकल एरिया है, तो उसके अंदर ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं लैन। मान लो आपके ऑफिस के अंदर 50 कंप्यूटर है, 50 के 50 कंप्यूटर को आपने आपस में जोड़ा हुआ है, तो उसको हम कह सकते हैं कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जिसकी जो मैक्सिमम जो बोला हुआ है, उन्होंने वो एरिया बहुत कम बोला हुआ है, कितना ये लगभग 10 किलोमीटर, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है। तो ये प्राइवेट टाइप के लोग आपस में ले लेते हैं ताकि काम की स्पीड बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एग्जाम्पल एक ऑफिस का है, मान लो ऑफिस का एग्जाम्पल है, तो देखो क्या किया हो इन्होंने। एक हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, हमारे पास एक बड़ा मेन सर्वर है, इस मेन सर्वर के साथ हमारे पास 4 कंप्यूटर तो ये जुड़े हुए हैं, 3 कंप्यूटर प्रोडक्शन के हैं,
ये मेन कंप्यूटर है। मेन कंप्यूटर की हेल्प से आपके सेल्स वाले कंप्यूटर, प्रोडक्शन वाले, फाइनेंस का काम करने वाले, पब्लिकेशन वाले सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। और इसी सर्वर के साथ हमारा प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है, मैग्नेटिक स्टोरेज भी है। मतलब यहाँ पे देखो 4, 3, 7, 3, 10 और 3, 13 जो कंप्यूटर है, 13 कंप्यूटर मेन सर्वर से जुड़े हुए हैं। अब 13 के 13 कंप्यूटर को अगर कोई प्रिंट देनी है तो प्रिंटर की कमांड सर्वर के पास जाती होगी, सर्वर के पास से प्रिंटर होके बाहर आ जाती होगी। तो इसको हम कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर देखो क्या हो रहा है, सर्वर है, ये बाकी कंप्यूटर आपके लगे हुए हैं, तो इनकी यहाँ पर रिसोर्सेज भी शेयरिंग हो रही है। अदरवाइज मान लो हमको 13 तो प्रिंटर चाहिए होते, 13 हमको स्कैनर चाहिए होते, 13 हमको मैग्नेटिक स्टोरेज चाहिए होती, तो कहीं ना कहीं ये सारा काम एक ही जगह पे एक्सेस हो रहा है। तो इसलिए ये है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर सबसे पहली जो खास बात होती है, ये लिमिटेड एरिया को ही कवर करता है। मैक्सिमम लिमिट इन्होंने आपको बता दी थी कि 10 ही होती है। फिर लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर होते हैं, क्योंकि ज्यादा करोगे तो फिर आपकी स्पीड कम हो जाती है। रिलायबिलिटी है, विश्वास करने योग्य है, और इसके ऊपर स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। एक्सीलेंट सिक्योरिटी फीचर्स भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसके अंदर से कोई कंप्यूटर को हटाना चाहो या ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, हमारे यहाँ पर 13 कंप्यूटर थे, 13 कंप्यूटर में से अगर आपको 2-4 और लगाने तो लगा लो, 2-4 कम करने तो कर लो। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। फिर लैन के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है मैन। कौन सा है? मैन। इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है ये? मैन। पहले कौन सा था? लैन। लैन के बाद आ गया मैन। तो मैन की जो मैक्सिमम लिमिट है वहां पर ये सिर्फ 50 किलोमीटर तक की है। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है विद इन ए कैंपस और स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो इट इज डिजाइन टू एक्सटेंड अवर द इंटायर सिटी। ये लगभग एक पूरी सिटी को कवर कर जाता है। इट मे बी ए सिंगल नेटवर्क सच एज द केबल टेलीविजन नेटवर्क। जैसे आपने देखा होगा कि एक शहर के अंदर हमारी क्या लगा होती है? केबल। जो घर के अंदर जो केबल होती है, कह सकते हैं ना, तो वो MAN का ही एग्जांपल है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो केबल हमारी घर में जो केबल चलती है टीवी के ऊपर, उसका एग्जांपल हम कह सकते हैं। तो ये काफी सारी लैंस को आपस में कट कर बनता है ये। जैसे ये अपने आप में एक नेटवर्क है, ये अपने आप में नेटवर्क है, ये अपने आप में एक नेटवर्क है, ये अपने आप में नेटवर्क है। तो ये सारे के सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं मैन। ये भी एक लैन, ये लैन, ये अपने आप में एक लैन, ये अपने आप में एक लैन। तो सारे लैन जब एक ही वायर से जुड़ दिए तो वो क्या बन गया? वो बन गया मैन। बोले तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर जो मैक्सिमम एवरेज हम कह सकते हैं वो 50 किलोमीटर से कम तक की ही है। तो इसके अंदर इसको हम कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे है हमारा फीचर्स की बात करें। फीचर्स के अंदर बात करें तो इसका जो साइज होता है वो इंटरमीडिएट होता है, लेन से बड़ा होता है। तो 50 किलोमीटर तक का एरिया हम इसको कवर कर सकते हैं। स्पीड हाई रहती है, काफी सारे लेंस को आपस में जोड़ा जाता है। पर ये मैन प्राइवेट भी हो सकता है या गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकता है। ये पूरी की पूरी सिटी को कवर करता है और एक सिंगल लार्ज नेटवर्क क्रिएट कर देता है। हमारा कवर हो गया लैन और मैन। अब बात आती है वैन की। बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर क्या है? वैन प्रोवाइड्स नो लिमिट और डिस्टेंस। वैन के अंदर कोई लिमिट नहीं होती है। वैन प्रोवाइड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन डेटा, वॉइस डेटा, इमेजेस, वीडियो इंफॉर्मेशन और ओवर द लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। तो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, वैन के अंदर हम पूरा का पूरा कंट्री, पूरा का पूरा वर्ल्ड, आप पूरा का पूरा महाद्वीप कवर कर सकते हो, पूरा का पूरा वर्ल्ड कवर कर लो, दैट इज वैन। तो वैन के अंदर डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं है। तो वैन के अंदर जो भी अपना डाटा ट्रांसमिट करना है वो सैटेलाइट के थ्रू होने वाला है। किसके थ्रू होने वाला है? सैटेलाइट के थ्रू या टेलीफोन लाइन के थ्रू। ये बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इसके थ्रू ही काम करती रहती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, बहुत दूर तक फैली होती हैं। अब जैसे रेलवेज है, एयरलाइंस है, बैंकिंग कंपनीज हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनके जो काफी सारे टर्मिनल्स होते हैं, काफी सारे डेटाबेस होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल वैन के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये सारा का सारा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। ये लैन, ये लैन, ये लैन, ये लैन, ये होस्ट कंप्यूटर हो गया, ये राउटर हो गया। तो ये सारे के सारे वैन के एग्जाम्पल हो गए। तो वैन के जो फीचर है, वैन के अगर फीचर देखें तो बहुत जल्दी समझ जाओगे आप।
वैन जो होता है जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, पूरे वर्ल्ड को कवर कर देता है, इसलिए आप इसमें डेटा, वॉइस, इमेज, इंफॉर्मेशन पूरे के पूरे एरिया में कहीं पर भी भेज सकते हो, चाहे वो एक देश है या दूसरा देश है, एक महाद्वीप है या पूरे वर्ल्ड में, आप कहीं पर भी आप इसको कवर कर सकते हो। रिमोट डेटा एंड द जॉब एंट्री, तो आप इसके अंदर कहीं पर भी डेटा एंट्री कर सकते हो, चाहे सेल्स का है चाहे ट्रांसमिशन का है, तो वैन्स के माध्यम से आप कभी भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, supermarket in the different cities connected to the vans can send all the sale data from the remote sales center, and the central purchase and distribution center can monitor all the sales figure on the day basis। अब मान लीजिए किसी कंपनी के सुपर बाजार अलग अलग सिटी में खुले हुए हैं, तो ये क्या करते होंगे, रात तक अपना डिटेल यहां तक भेज देते होंगे। तो ये कैसे हो रहा है, ये वैन के थ्रू हो रहा है। तो वैन के थ्रू क्या करते हैं, पूरी दिन का जो सेल्स का डेटा है, परचेज का डेटा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है, जो भी डेटा है हमारा एक ही सेंटर कंप्यूटर तक चला जाता है, सेंट्रल सिस्टम तक। तो ये पूरा का पूरा एग्जांपल किसका है, वैन का है, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर है सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन, इसमें जो इंफॉर्मेशन रहती है पूरे सेंट्रल लेवल पे रहती है, नेशनल लेवल पे रहती है, तो सारा का सारा डेटा आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, तो कॉर्पोरेशन एडवांस कंट्री ऑफन यूज द वैन, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े शहरों के अंदर या देशों के अंदर फैली हुई हैं, वो वैन का यूज करती हैं। तो वैन की हेल्प से आप डॉक्यूमेंट्स को परचेज करना है, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है, टाइम की कमी है आपको, उसको आपने कवर करना है। कंप्यूटर की जो कॉन्फ्रेंसिंग है तो ये भी कवर कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि आप आजकल जूम कॉल भी करते हो, तो इस सारा का सारा वाइड एरिया नेटवर्क है, एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री से कनेक्ट कर लेते हैं, दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा था लैन, मैन, वैन। कंप्यूटर नेटवर्क का सिंपल सा टॉपिक था, फीचर्स के साथ देख लेना। तो सबसे पहले है लैन, जिसके अंदर मैक्सिमम लिमिट 10 किलोमीटर, मैन के अंदर 50 और वैन के अंदर कोई लिमिट नहीं है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंटिनेंट्स, कंट्रीज को भी कवर करता है, दैट इज वैन। तो अपने को तीनों में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा याद रखना है। तो ये वाला जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क से ही कनेक्टेड है। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजीज का टॉपिक आ गया है। ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है देख लेते हैं। कहते हैं जो हमारे फिजिकल अरेंजमेंट होते हैं ना कंप्यूटर के एक नेटवर्क के अंदर, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, द पाथ टेकन बाय द डाटा फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर कंप्यूटर मेनली डिपेंड ऑन द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। ये डिपेंड करता है एक नेटवर्क की टोपोलॉजीज के अंदर। तो मतलब कंप्यूटर के जो फिजिकल अरेंजमेंट होते हैं ना इस एक नेटवर्क के अंदर, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। अभी आगे आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि एवरी कंप्यूटर इज लिंक टू द नेटवर्क, हर कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज होती है। ठीक है, तो टोपोलॉजीज की जो चॉइस होती है कैसे डिपेंड करेगी, टोपोलॉजीज किस किस टाइप की होगी, ये डिपेंड करती है कॉस्ट पर, फिजिकल कम्युनिकेशन लाइन की अवेलेबिलिटी, जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसके ऊपर, केबल्स पर, सिस्टम को हम कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं, ट्रांसमिशन के डिले पर, या मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है हमारा टोपोलॉजीज का साइज या चॉइस, कि हम कौन सी टोपोलॉजी सिलेक्ट करने वाले हैं। अब एग्जांपल में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या है, एक तो होता है ये मेन कंप्यूटर, इसको हम कह सकते हैं हब। इस मेन हब के साथ काफी सारे सिस्टम अटैच होते हैं। अब क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर, इनकी संरचना इस प्रकार की है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें एक हब है, इस हब के साथ सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी द फॉरनर ऑफ द ऑल द टोपोलॉजी, here every pc on the network is connected to central controller, सेंट्रल कंट्रोलर जिसको हम हब बोलते हैं, हब के साथ हमारे सब कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या हुआ, एक हब है, बाकी कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। इसी तरह से जो हमारा अगला है वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे कंप्यूटर आपस में एक रिंग की तरह, जैसे एक रिंग होती है ना, छल्ला होता है, तो छल्ले की तरह रिंग की तरह अटैच होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के बाद जो हमारा अगला है वो है हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या है, हमारे पास एक केबल का एक एंड पॉइंट होता है और इधर से भी एक एंड पॉइंट होता है, ये पूरे के पूरे कंप्यूटर एक सीरीज में एक ही वायर से कनेक्ट रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी।
तो ये पूरी की पूरी एक वायर है, लगा लो, एक वायर के दोनों तरफ से एंड पॉइंट होते हैं और उसके अंदर 3 4 5 6 7 सिस्टम हमारे कनेक्ट रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये आता है कि आप कहीं पे भी एक सिस्टम और अटैच करना चाहते हो तो कर सकते हो। दैट इज बस टोपोलॉजी। इसके बाद है फुली एसोसिएटेड टोपोलॉजी। फुली एसोसिएटेड टोपोलॉजी के अंदर मान लो अपने पास 1 2 3 4 ये सिस्टम है, ये सिस्टम सारे आपस में भी कनेक्ट रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मान लो फुली एसोसिएटेड टोपोलॉजी। मतलब जितने भी सिस्टम है, मान लो ये जो सिस्टम है ना, ये सभी से कनेक्ट है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो इसको हम बोलते हैं फुली एसोसिएटेड टोपोलॉजी। मतलब सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। अगला जो एग्जांपल है वो है मल्टी ड्रॉप। मल्टी ड्रॉप के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखो, इसके अंदर हमारे पास ऐसे एक सीरीज बनी होती है, 3 सिस्टम या 4 सिस्टम परली तरफ कनेक्ट रहते हैं और 3 4 सिस्टम हमारे पास इस तरफ कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह रहती है कि अगर हमारे पास मेन वायर ही अगर हमारी फेल हो जाए तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हमारा फेल हो जाता है। तो किसी भी और कंप्यूटर को ऐड करना, हटाना इसके अंदर बहुत ईजी है। अगला है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, मान लो एक तो है रिंग, एक है बस टोपोलॉजी और एक है दूसरी टोपोलॉजी। अगर 2-3 टोपोलॉजीज को अलग अलग तरीके से बनी हुई थी और उन दोनों तीनों को ही आपस में कनेक्ट कर दे तो बन जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर क्या हो सकता है, हमारे पास स्टार टोपोलॉजी भी हो सकती है, रिंग टोपोलॉजी भी हो सकती है, और अलग अलग टोपोलॉजीज को अगर हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारी बन जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये रिंग है, ये मान लो स्टार वाली है, ये कंप्लीटली कनेक्टेड वाली है, फुली एसोसिएटेड वाली है। तो अलग अलग टोपोलॉजीज को जब हमने आपस में कनेक्ट कर दिया तो वो बन गया हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसी तरह से हमारा ट्री टोपोलॉजी है। जैसे आपने देखा है ना, ट्री होता है, पेड़ होता है, पेड़ की टहनियां से टहनियां आगे निकलती रहती है, वैसी ये ट्री है, ये मेन सिस्टम है, इसके नीचे 2 सिस्टम कनेक्ट है, इसके नीचे 3 सिस्टम कनेक्ट है, तो ये इसको हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। तो यहां पर जो मेन सर्वर है उसको हम बोलते हैं होस्ट कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। इसको हम सबसे ऊपर जोड़ देते हैं और इसके नीचे जो जुड़ते रहते हैं वो हमारे जो सब सिस्टम होते हैं। तो ये हमारा टोपोलॉजी का सिंपल सा टॉपिक। आगे है जो हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है, हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है कंपोनेंट जो नेटवर्क के अंदर, इसके अंदर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हार्डवेयर के अंदर हम जो हमको रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है ट्रांसमिशन मीडिया की। ट्रांसमिशन मतलब डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए हमको या तो केबल चाहिए होती है, वो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल, माइक्रोवेव्स या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। हमको सर्वर भी चाहिए होता है। सर्वर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक मेन हब होता है, वो शेयर रिसोर्स को शेयर करने का काम होता है वो सर्वर। फिर हमारे वर्क स्टेशन होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम से डोज है, विंडोज है, ये इस तरह के हमारे पास क्लाइंट चाहिए होते हैं। फिर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ये भी हमको रिक्वायर्ड होती है। तो इस टॉपिक के अंदर हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये टॉपिक क्या है ध्यान से एक बार देख लो कि हमारा जो नेटवर्क है उसके जो हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया, सर्वर, वर्कस्टेशन, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट्स। इसी तरह से हमारे पास हब के अंदर मैंने आपको बता दिया, हब के साथ साथ इसके साथ साथ हमको कुछ स्विचेस चाहिए होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमको चाहिए होता है रिपीटर। रिपीटर से क्या होती है, जैसे हमारी स्पीड थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है। रिपीटर एक डिवाइस है यूज टू रीजनरेट और रिपीट द लाइन सिग्नल द वायर। तो रिपीटर से ऐसा लगा लो कि हमारे सिग्नल्स थोड़े से फिर से वापस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, जो वीक सिग्नल होते हैं, जो करप्टेड सिग्नल्स होते हैं। फिर ब्रिज की बात कर रहे हैं, राउटर की बात कर रहे हैं। राउटर जैसे आप लोग घर में यूज करते हो, आपको पता है ना कि घर में जैसे कईयों ने वाईफाई लगवा रखा होता है, वाईफाई का एक राउटर होता है, डिवाइस होती है, दैट इज राउटर, उसको राउटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हैं। इसके साथ जो नेटवर्क के अंदर जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर जो चाहिए होते हैं, तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे विंडो एक्सपी है, विंडो 2000 है, विंडो एनटी है, लाइनक्स है, यूनिक्स है,
नोवल है, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 है। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो नेटवर्क के अंदर हमको चाहिए होते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर। ठीक है, टॉपिक हमारा लास्ट है क्या, बहुत जल्दी इसको कवर कर देंगे। Database management software are the application software which are designed to create and edit databases and query data from the database as required by the user। तो ये कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट किया गया है डेटा को क्रिएट करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए, एडिट करने के लिए और क्वेरी पैदा करने के लिए, जैसे भी यूजर को रिक्वायर्ड होता है। तो एक डाटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। तो जितना भी रिलेटेड डेटा होता है उसकी एक कलेक्शन है। जैसे आपने देखा होगा ओरेकल है या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं इसको, या ये सारे के सारे हमारे पास इसके एग्जांपल है। तो डेटाबेस सिस्टम है क्या? ए डेटाबेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द इंटररिलेटेड डाटा। जो एक तरीके का डाटा है ना उसकी कलेक्शन है, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो हैंस डेटाबेस सिस्टम इज अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ये एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसके साथ साथ डेटा भी है। इट इज सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट इन द मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ए डेटाबेस, जिसके अंदर हम डेटा को हम मेंटेन भी करते हैं और उसको यूटिलाइज भी करते हैं। तो उसको असिस्ट करने का एक ये सॉफ्टवेयर है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी रिलेटेड डेटा होता है, इंटर रिलेटेड डेटा की एक कलेक्शन है। ये एक सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो एक्सेस करने काम आता है, अपडेट करने काम आता है और मैनेजमेंट करने काम आता है। रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, इससे हम डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं। इस डेटाबेस के अंदर हम डेटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। अगर हम डीबी बेस सॉफ्टवेयर के हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला जो फीचर है उसका क्या है, ये सिंपल है, यूज करना सिंपल है। इसमें जो लैंग्वेज होती है वो पावरफुल यूजर लैंग्वेज होती है, यूजर के अकॉर्डिंग ही होती है। चाहे क्वेरीज करनी है या उसको सर्च करना है या डेटाबेस में उसको कुछ अपडेट करना है, तो सारे के सारे काम इसमें कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ डेटा, तो इट मींस नॉट ओनली द existing applications can share the data in the database but also new applications can be developed to create the engage the same data, store data। तो उसको आप एक्सेस भी कर सकते हो, नया डेटा भी अब इसके अंदर आप जनरेट कर सकते हो, लिख सकते हो। फास्टर डेवलपमेंट द फ्यू न्यू एप्लीकेशन, डेटाबेस की हेल्प से आप नई नई एप्लीकेशंस को भी आप जल्दी जल्दी आप क्रिएट कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। मोर कंट्रोल ओवर द कंकरेंसी, तो यूजर के ऊपर जो भी यूजर्स परमिटेड टू एक्सेस डेटा सिमल्टेनियसली, ए डीबीएमएस हैज अ सब सिस्टम टू कंट्रोल कंकरेंसी सो दैट द ट्रांजैक्शन आर नॉट लॉस्ट। तो इसके ऊपर डेटा हमारा लॉस्ट नहीं होता और हमारा अच्छे से इनकरेक्टली परफॉर्म होता है। सर्च कैपेबिलिटी, इसके अंदर जो भी डेटा अगर आपको सर्च करना हो तो सर्च आपका बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें गलतियां होने की, गड़बड़ियां होने की संभावना बहुत कम होती है, तो इसके ऊपर भी ये कंट्रोल करता है। प्राइवेसी और सिक्रेसी बनी रहती है, डाटा सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है। सब सारा का सारा इसके अंदर ये सारे इसके फीचर आ गए। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर जो टाइप्स है हमारे पास डीबीएमएस के, जैसे हमारे पास तो अकाउंटिंग के प्रोग्राम्स हैं। अकाउंटिंग के प्रोग्राम जैसे आपको पता है कि हम टैली के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। टैली के अंदर आपने देखा था स्टॉक मैनेजमेंट है या पेरोल है या इन्वेंट्री है, सारी की सारी आ गई। तो ये सारे के सारे हमारे पास ये डीबीएमएस के टाइप कह सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारा मान लो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, विद इन इंटरनेट दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इनेबल्स ए यूजर टू विजिट फ्रॉम द वन वेबसाइट टू अनदर बाय फॉलोइंग हाइपरलिंक्स। अब वेब ब्राउजर के अंदर आपको पता है ना, आपके मोबाइल में जैसे क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आप कोई पिक्चर है, साउंड है, वीडियोस है, एनिमेशन है या कोई भी और चीजें उसको एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह से डीबीएमएस का जो अगला एग्जांपल कहीं दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं डीटीपी। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं फॉर टाइप सेटिंग्स एंड डिजाइनिंग पर्पस। You book you are studying, calendar you see, diaries, books, title, newspaper and magazine etc. all are designed by the desktop publishing software। तो जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो डायरीज कह लो या आपकी बुक्स है या न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, ये सारे के सारे इस डीटीपी की हेल्प से ही हम जनरेट करते हैं। ये पेज मेकर या कोल्ड्रा, तो जितनी भी बुक्स मतलब बनती हैं या
हमारे जो भी मैगजीन्स के डिजाइन होते हैं वो इसी सॉफ्टवेयर से बनती है, जिसको हम डीटीवी बोल सकते हैं। इसके अंदर पेज मेकर या कोल्ड्रा कह सकते हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर हमारे स्पेशल पर्पस भी होते हैं। स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ सॉफ्टवेयर हमको स्पेशल वे में भी बनाने पड़ते हैं कुछ स्पेशल नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे रेलवे की नीड्स को पूरा करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर, सैलरीज को मेंटेन करने के लिए पेरोल सॉफ्टवेयर। तो जब जब हम कुछ स्पेशल कामों को पूरा करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। अदरवाइज ऊपर वाले जो पढ़ रहे थे वो थे हमारे पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ हमारे पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वर्ड प्रोसेसर की, अब आप सबने एमएस वर्ड के बारे में तो सीख ही रखा होगा। ये सारी की सारी उसी एमएस वर्ड के बारे में बात कर रहा है। एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो एमएस वर्ड के अंदर आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, ब्रोशर बना सकते हो, न्यूज़लेटर बना सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट रेडी करनी है, काफी सारे स्टाइल्स, काफी सारे फॉन्ट्स, मार्जिन्स होते हैं। पेज में अगर आपको लेफ्ट में लिखना है, बीच में लिखना है, राइट में लिखना है, जस्टिफाई करके लिखना है, वो सारे के सारे एमएस वर्ड की बातें आ रही हैं। तो इसके अंदर अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड की हेल्प से अगर आपने ब्रोशर रेडी करने हैं, न्यूज़लेटर रेडी करने हैं, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, रेज्यूमे, बुक्स, डायरेक्टरीज, वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस रेडी करने हैं तो सारे के सारे काम आप एमएस वर्ड की हेल्प से कर सकते हो। और जो एमएस वर्ड के जो वर्ड प्रोसेसर की जो खास बात है, जो पॉपुलर जो वर्ड प्रोसेसर पैकेज है वो कौन कौन से हैं? एमएस वर्ड है, वर्ड स्टार है, राइट है, वर्ड परफेक्ट है, जी राइटर है। ये सारे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर के पैकेजेस हैं। ये पैकेजेस आजकल मार्केट में भी हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। अगली बात है कि वर्ड प्रोसेसर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। वर्ड प्रोसेसर के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो प्रिंट रिलेटिवली एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर हम काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट कर सकते हैं, एक ही चीज की काफी सारी कॉपी निकाल सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट फीचर्स भी होते हैं जैसे बोल्ड फेस है, अंडरलाइनिंग है, इटैलिक है। आपको पता है ना, कुछ चीज आपको डार्क लिखनी है, लाइट लिखनी है, टेढ़ा मेढ़ा करना है, मार्जिन्स की सेटिंग करनी है, तो आपको सबको पता होगा क्योंकि एमएस वर्ड तो हम में से बहुत लोगों ने यूज किया भी होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसकी मॉनिटरिंग करनी है, पेज प्रीव्यू लेना है। ये सारे के सारे फायदे हमारे कहां से आ रहे हैं? एमएस वर्ड में से कहीं ना कहीं निकल कर आ रहे हैं। तो एमएस जो वर्ड प्रोसेस है एक हमको रेडीमेड इंटरफेस रेडी करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए। तो most of the word processors may have the many other features which can make the job of the user quite easy। तो आजकल वर्ड प्रोसेसर के अंदर ऐसे ऐसे फीचर है जो किसी भी इंसान के काम को बहुत आसानी से कर देते हैं, आसान उसका काम बना देते हैं। दैट इज वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर की अभी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बात करें तो क्या आप कोई भी डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो यू कैन क्रिएट टू टाइप ऑफ फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड द नॉन डॉक्यूमेंट। कर्सर कंट्रोल, कर्सर कंट्रोल भी है इसके अंदर। आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ द टेक्स्ट, आप एरिया, एक टेक्स्ट का एरिया देख सकते हो, कहां पे आपको चेंजेस करने हैं, नहीं करने हैं। डॉक्यूमेंट का स्टेटस भी आपको पता चल जाता है, कितनी पोजीशन है, स्टेटस कहां पे है, कितनी रो है, कितने कॉलम है। फॉन्ट की जस्टिफिकेशन देखनी है, आपको कहां पे सेट करना है, ये सारी की सारी है। किसी भी चीज को आपको स्क्रॉल करना है, डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना है, ओवर टाइपिंग करनी है, आपने कुछ लिख दिया था उसके ऊपर फिर से लिखना है, यहां पे हो जाता है। कोई भी चीज डिलीट करनी है, इंसर्ट करनी है, अंडू करना है, गलती से आपने कुछ डिलीट कर दिया तो कंट्रोल जेड दबा दो, अंडू हो जाता है। या उसी को आपने रिवर्स करना है तो कंट्रोल प्लस वाई कर दो, रेडो हो जाता है। तो डिलीटिंग है या अनडिलीटिंग है या ब्लॉक मूवमेंट है, या किसी भी चीज को आपने कॉपी करना है या फाइल को आपने रीड करना है, कुछ भी चीज की अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है, स्पेस आगे पीछे करने हैं, पेज को नंबर देना है, पैराग्राफ सेट करना है, पहला वर्ड बड़ा करना है, सारे लेटर कैपिटल में करने हैं या सारे लेटर आपको छोटे में करने हैं, तो ये सारी चीजें वर्ड प्रोसेसर में आपको हो जाती हैं। ठीक है। सर्च, अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है एडिट करने से पहले या बाद में, स्पेलिंग चेक करनी है, ग्रामर मिस्टेक चेक करनी है, कोई भी चीज आपने सर्च करके रिप्लेस करनी है तो वो भी कर सकते हो। मान लो आपका 100 पेजों का डॉक्यूमेंट है, 100 के 100 पेजेस के अंदर आपने कोई मान लो कोई स्पेलिंग गलत लिख दिया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 100 के 100 पेजेस में बार बार वो चीज चेक करनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है तो वो कर लो। तो फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन भी है, एक ही साथ जो आपने 100 जगह पर गलती की है वो 100 जगह पर गलती आपकी एक ही सेकंड में हटा देगा। वो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है F7, वो भी आप यूज कर सकते हो। स्पेलिंग चेक कर सकते हो, आपकी प्रिंटिंग का ऑप्शन है वो कर सकते हो, मेल मर्ज कर सकते हो,
अलग अलग तरह के हमारे फ़ॉन्ट होते हैं, फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो। किसी को बड़ा करना है, छोटा करना है, लैटिन करना है, फाइल को प्रोटेक्ट करना है, तो आपके पास लॉक का ऑप्शन भी रहता है। एमएस वर्ड के अगर फीचर्स में जाओगे तो वहां पे आपके पास लॉक का ऑप्शन भी है। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आपका डॉक्यूमेंट आपके पासवर्ड के बिना कोई एक्सेस ना कर पाए, तो वो ऑप्शन भी इसके अंदर होते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेसर के बारे में, वर्ड प्रोसेसर के बारे में। वर्ड प्रोसेसर के बारे में स्टडी करने के बाद अब हमारे पास क्या आ रहा है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के अंदर आपको कह सकते हैं ना कि जैसे एमएस एक्सेल होता है, एमएस एक्सेल के अंदर, ये स्प्रेडशीट के अंदर क्या होते हैं, कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम होते हैं, और जो रो और कॉलम की जो इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। तो सेल है, रो है, कॉलम है, कुछ कुछ फंक्शन हमारे वर्ड प्रोसेसर की तरह हैं और कुछ फंक्शन हमारे पास नए आ जाते हैं, दैट इज स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट के अंदर कुछ इन्होंने आगे कुछ टॉपिक दिए हुए, ध्यान से देखो क्या है। कहते हैं कि स्प्रेडशीट की सबसे खास बात क्या होती है। तो स्प्रेडशीट के अंदर जैसे इन्होंने एमएस एक्सेल का एग्जांपल दिया है, एमएस एक्सेल कंटेन द वर्कबुक, इसमें वर्कबुक होती है और इसमें अप टू 60 वर्कबुक कैन बी एडेड। आप 16 तक वर्कबुक आप इसमें ऐड कर सकते हो। एक वर्कशीट के अंदर 256 कॉलम होते हैं और 65,536 कितनी होती है, रोज होती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको फिर से वही बता रहे हैं एमएस एक्सेल के बारे में। आप इसके अंदर ग्रुपिंग कर सकते हो, आउटलाइन कर सकते हो, डेटा को शॉर्टिंग कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग में कर सकते हो। किसी भी डेटा को आपने एनालिसिस करना है, स्पेलिंग चेक करनी है, ग्रामर चेक करनी है, फॉर्मूला लगाना है, किसी चीज को आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, डेट इंसर्ट करनी है, कोई भी आपने काउंटिंग एक साथ इंसर्ट करनी है, आपने दो चीजों की डेट स्टार्टिंग वाली लिखी, बाकी की डेटा अगर आपने इकट्ठी उठानी है तो वो सब आ जाएगा। तो काफी सारे ऑप्शन होते हैं, काफी सारे काम इसमें ऑटोमेटिक होने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रिंटिंग के फीचर आपने यूज करने हैं, ड्राइंग का टूल बार भी है, आपने कोई चार्ट इंसर्ट करना है, कोई ग्राफ इंसर्ट करना है, कोई फॉर्मूला इनपुट करना है, या कोई नई कैलकुलेशन लगानी है आपने, वो सारे काम आपके इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम स्प्रेडशीट की एप्लीकेशन की बात करें तो स्प्रेडशीट की हेल्प से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट रेडी कर सकते हो, इनकम स्टेटमेंट रेडी कर सकते हो, इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हो, सैलरीज, पेरोल, इनवॉइसिंग, अकाउंट पेबल, बिल रिसीवेबल, ये बिल्स पेबल है, प्रोडक्शन का काम है, मार्केट का एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, ये सारे के सारे काम आप स्प्रेडशीट की हेल्प से कर सकते हो। फिर स्प्रेडशीट की अगर हम बात करें, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बजट्स बनाने में काम आता है, तो काफी सारे काम है। तो बात करें कि अगर स्प्रेडशीट के बेनिफिट्स की, तो स्प्रेडशीट जब आप यूज करते हो तो ये रिजल्ट आपको एक्यूरेट दिखाता है। तो ये साइज में काफी अच्छा है, बड़ा है, काफी सारे काम आप एक साथ कर सकते हो, मैथमेटिकली, ट्रिग्नोमेट्रिकली, फाइनेंशियली, स्टैटिकल काम कर सकते हो, ग्राफ की फॉर्म में देख सकते हो, है ना, इस प्रकार की फाइलों को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप सेव कर सकते हो। तो काफी सारे बेनिफिट हैं, कोई भी काम है बहुत इजीली या बहुत तेजी से कर सकते हो। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पर इसके बेनिफिट्स स्टडी कर लिए। अब बात करते हैं हमारा, जैसे हमने वर्ड प्रोसेसर स्टडी किया, स्प्रेडशीट स्टडी किया, इसी के साथ साथ हमारा जो अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसको हम शॉर्टकट में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। जैसे आपने वर्ड प्रोसेसर को एमएस वर्ड स्टडी किया, स्प्रेडशीट को एमएस एक्सेल स्टडी किया, अब ये वाला जो टॉपिक है इसको आप एमएस पावर पॉइंट समझ के ही स्टडी कर लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। जब हमको बहुत ज्यादा नंबर में लोग हैं हमारे सामने, हमने किसी को प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम वहां पर यूज करते हैं यहाँ पर पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए, एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन दिखाने के लिए, या किसी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए, मार्केटिंग आइडिया डिस्कस करने के लिए क्या करती हैं, प्रेजेंटेशन रेडी करती हैं। तो इन्होंने बोला है एमएस पावर पॉइंट एक मोस्ट पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, सीधी सी बात है, आप काफी सारी स्लाइड्स की कलेक्शन कर सकते हो, स्पीकर्स के नोट भी आप इसमें बना सकते हो, है ना, काफी सारी चीजें आप जो एक ही जगह पे क्रिएट कर सकते हो। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं देख लेते हैं। तो यहां पर देखो, विद द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वी कैन मेक स्लाइड्स आप बना सकते हो, स्पीकर नोट्स बना सकते हो, ऑडियंस हैंडबुक्स बना सकते हो, आउटलाइन बना सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज, ये सब रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं कि आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से स्लाइड्स रेडी कर सकते हो।
जिसमें काफी सारी पेजेस होते हैं, पेजेस को आप आपस में कनेक्ट कर दो तो वो हमारा बन जाता है स्लाइड्स। फिर हैंगआउट्स, यू हैव द ऑप्शन ऑफ प्रोवाइडिंग हैंगआउट फॉर योर ऑडियंस। इसमें स्मॉलर प्रिंटेड वर्जन ऑफ द स्लाइड्स आप इसमें यूज करते हो। यू इट्स देयर कैन बी 2, 3 और द 6 स्लाइड्स पर पेज। हर पेज के ऊपर 2, 3 या 6 स्लाइडें हो सकती हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऑर्गेनाइजेशन की नेम की, डेट की, पेज नंबर की हो सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हैंडआउट्स। फिर आगे हमारा स्पीकर नोट्स। Speaker notes are the pages containing explanation for the one or more slides of the presentation. A smaller version of slides can be added on or to the notes pages. Speaker notes help the presentation to remember the key point during the presentation. तो किसी को भी अगर आपको चाहिए कि presentation को याद रख ले तो वहां पर आप speaker note का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फिर है outline. As you are working on the presentation, you have the option of the working with the presentation within outline form. In outline, your title, your main text appear, but your art or text typed with the text tool. तो वो text tool की हेल्प से आपका text आपको शो होता है, that is the outlines. फिर overhead transparencies. अब बात करते हैं कि जो presentation software इसकी क्या खास बात है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये वही कि वही आपके जो आ जाएंगे वही देख सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट का टॉपिक है, बेनिफिट्स का है, आप देख लेना, आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक आप सब लोग MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कहीं ना कहीं यूज करते भी होंगे। तो यहाँ पर ऐसा समझ लो कि प्रेजेंटेशन के जो सॉफ्टवेयर है उसके बेनिफिट्स की, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन हेल्प अवेलेबल है, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, स्लाइड्स रेडी कर सकते हो, बुलेट्स होते हैं, नंबरिंग्स होते हैं, प्रिंट्स, हैंडआउट्स हैं, तो ये सारी चीजें हैं। काफी सारी शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ग्राफिक्स का यूज कर सकते हो, ये सारे के सारे हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ रहा है।